नमस्कार, स्वागत है आपका फेवाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में अपन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ललित निबंध का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो बहुत ही रुचिकर निबंध माना जाता है। निबंध कौन सा है? पहले तो अपन बात करते हैं निबंधकार की, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनका परिचय अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। बहुत ही जो प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में इनको जाना जाता है। इसके साथ साथ एक उत्कृष्ट समालोचक के रूप में भी ये प्रसिद्ध थे। इनके द्वारा रचित निबंध की यदि बात करें तो इनका निबंध है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये निबंध अपन पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में चलता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, कोई बता सकता है? देखिए, सामान्यतः हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि पिता बेचारा दयनीय प्राणी होकर रह जाता है। यानी बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं, अजीबो गरीब सवाल होते हैं कि हम जवाब भी नहीं दे पाते। अब कुछ बच्चे तो यूं कह देते हैं, टमाटर लाल ही क्यों होता है, चिली यानी मिर्ची हरी और लाली क्यों होती है। अब इस प्रकार से अनेक सवाल, और बच्चे कुछ तो ऐसे होते हैं कि सवाल पर सवाल, अगर आटा है तो ये आटा ही क्यों है, ये मिर्ची है तो इसको मिर्ची ही क्यों कहते हैं। इस प्रकार से अनेक सवाल, और सवाल भी क्या धुआंधार। एक बार तो एक बच्ची से मिली तो उस बच्ची ने हर एक चीज से संबंधित, लकड़ी को लकड़ी क्यों कहते हैं, ये लकड़ी क्यों है, ये इतनी जल्दी कैसे टूटती है, और कुछ लकड़ियां देर से क्यों टूटती है। अब इस प्रकार से धुआंधार प्रश्न करती करती जा रही थी। अब सामान्यतः हम कह देते हैं अपनी भाषा में कि भाई सांस ले ले, रुक जा एक बार थोड़ी देर। अब मैंने वैसे ही वही तरीका अपनाया। अब हर बात का जवाब अपने पास होता ही नहीं है, और वही की वो स्थिति जैसे हजारी प्रसाद जी कह रहे हैं कि पिता दयनीय प्राणी हो जाता है, तो उस बच्ची के समक्ष मैं भी एक दयनीय प्राणी थी। और मैंने उसके प्रश्नों से बचने के लिए मैंने उसे कहा कि एक बार सांस ले ले, ताकि वो थोड़ी देर तो रुके। परंतु उसने जल्दी से क्या किया, सांस ले लिया, अब बता दो। तो इस प्रकार से बच्चों के आगे है वो अपने को चुप होना ही पड़ता है। ये परिस्थिति अपनी ही नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी थी। द्विवेदी जी ने अपनी बेटी को यूं कहा कि बेटा नाखून काट लो, तो उन्होंने कहा नाखून बढ़ते ही क्यों है, मतलब जब काटना ही है तो ये बढ़ते ही क्यों है। अब पहले तो ये बढ़ते जाते हैं, फिर अपन इनको काटते जाते हैं, क्या मतलब हुआ। तो इस प्रकार से प्रसाद जी, हजारी प्रसाद जी कहते हैं, द्विवेदी जी यूं कहते हैं कि मेरी बेटी ने, छोटी सी बच्ची ने यूं पूछ लिया कि नाखून बढ़ते ही क्यों है, यानी ये बढ़ते ही क्यों है जब अपने को काटना है। और बच्चों ने ये प्रश्न क्यों किया, क्योंकि बच्चे दुखी हो गए हैं। सामान्यतः आप बड़े हैं, वो बच्चों को जब नाखून बढ़ जाते हैं तो उनको डांटने लगते हैं, इनको काटो। तो इस प्रकार से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि देखो ये हर बार बढ़ जाते हैं, फिर इनको काटते रहो। तो क्यों बढ़ते ही क्यों है जब इनको काटना ही है। तो हजारी प्रसाद जी यूं कहते हैं कि जब इस प्रकार का सवाल मेरे मस्तिष्क में आया तो मेरी बुद्धि भी चकरा गई। अब मुझे भी यूं समझ में नहीं आ रहा था, मैंने भी सोचा कि ये बढ़ते ही क्यों है। और द्विवेदी जी ने इस बारे में इतना अधिक सोचा कि एक निबंध तक लिख डाला। बात करते हैं इसमें किन किन पक्षों पर हजारी प्रसाद जी ने विचार व्यक्त किए हैं। तो देखिए, द्विवेदी जी यहाँ पर सबसे पहले तो पहला जो निबंध का पैराग्राफ है उसी बारे में बताते हैं कि छोटी सी बच्ची ने आकर पूछा कि नाखून बढ़ते क्यों हैं। तब उनके मस्तिष्क में ये विचार आया कि सच में ये बढ़ते क्यों हैं, कारण क्या है इनके बढ़ने का। और इस विषय में फिर इन्होंने सोचना प्रारंभ किया। तो इनके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार आए। उन विचारों में सबसे पहले तो इन्होंने देखा इतिहास को कि इतिहास से लेकर अब तक मनुष्य का विकास किस किस रूप में हुआ। देखिए, सबसे पहले माना जाता है कि मनुष्य एक बंदर की तरह था, ठीक है, और मनुष्य वन मानुष था। वन मानुष का मतलब एक जंगली मनुष्य था। मनुष्य कैसा था? जंगली था। अब जंगल में न कोई नियम थे, न कोई कायदे थे, न कानून थे। तो उस समय मनुष्य को अपने आप को जीवित रखने के लिए
अपने आप को बनाए रखने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता थी, शक्ति की आवश्यकता थी। वो वही समय था कि जो शक्तिशाली है वही जिंदा रहेगा, और जो शक्तिशाली है वो निर्बल व्यक्ति को मार सकता था, खा सकता था, कुछ भी कर सकता था। जिस प्रकार से जानवर नहीं होते, तो अपन जंगलों में रहते थे तो अपनी भी स्थिति जानवरों की जैसी ही थी। तो उस समय मनुष्य के नाखून उसके हथियार के रूप में काम में आते थे, हथियार के रूप में काम में आते थे। जिस प्रकार से यदि आपको इस चीज को और अधिक समझना हो तो हमारे टीवी चैनल है वो बहुत से पौराणिक धारावाहिक दिखाते हैं, बहुत से पौराणिक सीरियल दिखाते हैं, उनमें राक्षसों को आप देख लेना। जो भी राक्षस होंगे उनके सींग बड़े हुए होंगे, उनके बड़े बड़े नाखून होंगे, और वो नाखूनों से इस प्रकार से मार देते हैं। या फिर आप कोई हॉरर मूवीज, मतलब जो डरावनी नाटक होते हैं, जो फिल्म होती है, उनको भी आप देख सकते हो। तो उनमें भी क्या दिखाया गया है, इसी प्रकार की स्थिति दिखाई गई है। जो भी भूत होते हैं वो नाखूनों के माध्यम से किसी को नोच डालते हैं, किसी को मार देते हैं। तो इस प्रकार से द्विवेदी जी यूं कहते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य जब जंगली था तो उस समय उसके नाखून बहुत ज्यादा काम आते थे, उसके हथियार थे। तो उस हथियार के रूप में उसे अपनी जीविका के निर्वाह के लिए उनकी आवश्यकता थी। तो इसलिए ये हमारे साथ बने हुए थे। हालांकि थोड़े समय बाद ही क्या हुआ, ये बहुत प्राचीन काल है, यानी सबसे पहले का समय है जब सभ्यता का विकास ही हुआ था, यानी सभ्यताएं जन्म ले रही थी, उस समय का ये बताया जा रहा है। उसके बाद सबसे पहले तो मनुष्य के हथियार नाखून हुए। नाखून के बाद इन्होंने क्या किया, पेड़ों से हथियार बनाने शुरू किए। पेड़ों के हथियार का मतलब है कि पेड़ों की डालियां काट ली गई और डालियों को काट के और उनको छील कर और आगे से उनको तीखा करके और उनको हथियार के रूप में काम में लिया जाने लगा। अर्थात तो मनुष्य सबसे पहले तो बस अपने पास नाखून थे, से अपने पास हाथ थे तो उन्हीं को काम में लेता था। उसके बाद उसका मस्तिष्क थोड़ा सा विकसित हुआ और उसने विकास किया, तो उसके दिमाग में ऐसा आया कि ये जो पेड़ है, क्योंकि जंगलों में रहता था, तो पेड़ों की सहायता से भी अपन कुछ कर सकते हैं। तो पेड़ों की सहायता से पहले उसने लाठी काम में ली होगी सीधी, और लाठी से यूं होता है कि आप यदि कोई पास में है तो उसको तो मार सकते हो, दूर यदि आप मारना चाहते हो तो उसके लिए यदि आप ऐसे मारते हो और यहाँ से बहुत मोटा है तो वो किसी को मार नहीं सकता, किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसके लिए उसने उसको आगे से तीखा बनाकर एक हथियार के रूप में काम में लिया। अर्थात पहले नाखून और उसके बाद पेड़ों के हथियार बने। पेड़ों की जो भी डालियां थी उनसे हथियार बनने प्रारंभ हुए और उसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क ने और अधिक विकास किया। तो उसने सोचा कि और क्या हो सकता है। तो देखिए, मनुष्य जब जंगली था तो खाता क्या था, वो या तो जंगली जानवरों का शिकार करके उनको खाता था या फिर पेड़ पौधों से जो भी प्राप्त होता था, कंद मूल फल इत्यादि, उन्हीं से अपनी जीविका का निर्वाह करता था। तो इस समय मनुष्य क्या करता था, पशुओं को मारता था और पशु भी पशुओं के माध्यम से ही अपना पेट चलाते थे, अपनी जीविका चलाते थे। तो अनेक जानवर मरते थे। तो उनके मांस का भक्षण तो कर लिया जाता था, मांस का भक्षण तो कर लिया जाता था, बच क्या जाती थी, हड्डियां बच जाती थी। तो मनुष्य के मस्तिष्क ने और अधिक विकास किया और हड्डियों के हथियार बनाए जाने प्रारंभ हुए। अर्थात अनेक प्रकार से मनुष्य ने हड्डियों के हथियार बनाने शुरू किए, क्योंकि एक तो हड्डियां मजबूत होती है और दूसरी हड्डियां तीखी भी होती है, पैनी होती है। तो इस वजह से हड्डियों के हथियार बनाए मनुष्य ने और उनको भी हथियार रूप में काम में लिया और इन दोनों ही चीजों को मनुष्य ने शिकार के लिए काम में लिया। किसको? पेड़ों के हथियार को और हड्डियों के हथियार को। और हड्डियों के हथियार में यदि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हड्डियों का हथियार कभी हो सकता है क्या, तो आप देख लीजिए देवराज इंद्र, देवताओं की राजा जो इंद्र है, उनके पास कौन सा हथियार था? उनके हथियार का नाम वज्र,
वज्र उनका हथियार है और वो किसका बना हुआ है? वो एक ऋषि की हड्डियों का बना हुआ है। कौन से ऋषि? महर्षि दधीची। अब इससे बड़ा प्रमाण तो हड्डियों के संबंध में कुछ और हो ही नहीं सकता। और इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दिया था देवराज इंद्र को, और जिससे वज्र बनाया था, और उसी वज्र से राक्षसों का संहार किया जाता था। ठीक है, तो हम कहां से चले? हम वन मानुष से चले, जिसके पास पहले सिर्फ और सिर्फ अपने नाखून हथियार के रूप में थे, उसके बाद पेड़ों के हथियार बने, उसके बाद हड्डियों के हथियार बने, और हड्डियों के हथियार के रूप में देवराज इंद्र का हथियार जो महर्षि दधीची की हड्डियों से बना है, सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। और ये उदाहरण भी आप ये मत समझ लेना कि मैं दे रही हूं, ये द्विवेदी जी स्वयं अपने निबंध में उदाहरण दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हड्डियों के बाद मनुष्य ने किसका विकास किया? मनुष्य ने खनिज पदार्थों का विकास किया, यानी तांबा, जस्ता, और इस बीच हड्डियों में दांतों के भी आए थे। दांतों के यानी मनुष्य स्वयं के दांतों से भी भक्षण करता था या फिर हथियार के रूप में काम में लेता था। तो दूसरी तरफ हाथी दांत के भी अनेक हथियार बनाए जाते थे। उसके बाद यदि अपन खनिज पदार्थों की बात करें तो कि धीरे धीरे पेड़ों के हथियार, हड्डियों के हथियार, दांतों के हथियार से लेकर मनुष्य किस ओर बढ़ा? खनिज पदार्थों के हथियार की तरफ बढ़ा। इसको अपन सभ्यता का विकास कह सकते हैं। अभी तक अपन सभ्यता के जन्म के संबंध में ही पढ़ रहे थे, अर्थात सभ्यताओं ने, मनुष्य ने बहुत ज्यादा विकास नहीं किया था। अब क्या हुआ कि खनिज पदार्थों को मनुष्य ने खोज निकाला और उसको भी किस रूप में प्रयोग में लाना शुरू कर दिया? हथियार के रूप में। और विभिन्न खनिज पदार्थों के जैसे जैसे हथियार बने, उनमें से सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सा हथियार था? लोहे का हथियार। लोहे का हथियार सबसे अधिक प्रभावशाली बना। और लेखक यूं तक कहते हैं कि देखिए, मनुष्यों के राजा जो थे, मनुष्यों के राजा, उनके पास तो थे लोहे के हथियार, लोहे के हथियार, लोहे के हथियार। और देवताओं के राजा यानी देवराज इंद्र, देवताओं के राजा के पास कौन से हथियार थे? हड्डियों के हथियार थे। और लेखक कहते हैं कि मनुष्य के हथियार ने देवताओं के हथियार पर विजय प्राप्त की। अर्थात हड्डियों के हथियार से भी मजबूत कौन सा हथियार निकला? लोहे का हथियार निकला, और मनुष्य के हथियार ने विजय प्राप्त की। और लोहे ने भी अनेक रूपों में हथियार के रूप में प्रयोग में आना शुरू कर दिया। लोहे के अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के हथियार में लिए जाने लगे। हालांकि देवताओं ने हड्डियों के, और यदि अपन प्राचीन काल की बात करें तो भगवान श्री राम की सेना थी। भगवान श्री राम की सेना जब रावण से युद्ध करने जा रही थी तो उनके पास भी हड्डियों के और पेड़ों के इसी प्रकार के हथियार थे। उनके पास भी कोई भी आधुनिक हथियार नहीं थे, उनके पास लोहे के किसी प्रकार के कोई हथियार नहीं थे। अब सामान्यतः अपन देखते हैं प्राचीन काल में, आजकल के टीवी में जैसे पौराणिक धारावाहिक होते हैं तो उनमें भाले भी होते हैं, तीर भी होते हैं, तीर जो कि लोहे के बने, जबकि तीर भी किसके बनते थे? लकड़ियों के बनते थे या फिर हड्डियों के बनाए जाते थे, जो बहुत ही आगे से नुकीले होते थे और जाते ही सीधे किसी के शरीर में घुस जाते थे, उनसे भी व्यक्ति मर जाता था। और यहाँ पर लेखक द्विवेदी जी यूं कहते हैं कि श्री राम की सेना के पास और तलवार भी, अब तलवार लोहे की दिखाते हैं, परंतु ऐसी कोई तलवार जो लोहे की है वो इस समय थी नहीं, ये बात लेखक कह रहे हैं। तो आजकल के पौराणिक धारावाहिकों में यदि लोहे के हथियार दिखाए जाते हैं तो वो गलत है। पहले लोहा नहीं था, लोहा बाद में आया और मनुष्य की या फिर सभ्यता के विकास के साथ साथ लोहे के हथियार बनाए जाने लगे। और जैसे ही लोहे के हथियार बने वैसे वैसे तो अनेक हथियारों ने जन्म लिया। कैसे?
बंदूकें आ गई, बम आ गए, और बम से भी अधिक यदि अपन बात करें आज की तो तोपें आ गई। परमाणु बम, तोप, यानी अनेक प्रकार की तोपें। ऐसे कहते हैं कि पहले भी थे परंतु उनके जो गोले थे वो अलग चीजों के थे। अब जो वर्तमान में जो चीजें बनी है जिनमें अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, तो वो उनके जो रसायन होते हैं वो बहुत ही अधिक खतरनाक होते हैं। तो इस प्रकार से नाखून से लेकर हम कहां तक पहुंच चुके, बम और तोपों तक पहुंच चुके। तो इस प्रकार से मनुष्य ने विकास किया। अब यहां पर लेखक बात कर रहे हैं कि देखिए नाखून कब थे? सबसे पहले थे। सबसे पहले हमारे पास हथियार के रूप में कौन था? नाखून ही थे, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हथियार को काम में लेता था या जिसके माध्यम से अपना शिकार करता था। ठीक है, अब किसका समय आ रहा है? तोप और बमों का। नाखून तो कहीं काम में नहीं लिए जा रहे, तो फिर अब ये क्यों बढ़ रहे हैं? लेखक यही प्रश्न कर रहे हैं कि जब इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है तो अब ये बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए यहां पर अपनों ने दो चीजों के बारे में बात कर ली है। नाखून बढ़ते क्यों है, ये प्रश्न था जिस पर विचार हुआ, और उसके बाद सभ्यता के विकास के साथ अपनों ने हथियारों को जोड़ा। उसके बाद ये कहते हैं कि जब अब बंदूकें आ चुकी, तोपें आ चुकी, बम आ चुके, तो अब ये नाखून क्यों बढ़ रहे हैं? और लेखक फिर इस विषय पर बात करते हैं कि हर हफ्ते में या हर तीसरे दिन ये बढ़ाते हैं। किसके लिए? हलाल होने के लिए, अर्थात कटने के लिए। ये जैसे ही बढ़ते हैं तो यदि अपन स्वयं नहीं काटे तो घर वाले यानी पिता या माता वो भी डांटने लगते हैं, और वो क्या कहते हैं? नाखून काटो। अब हर तीसरे दिन ये बढ़ते हैं, इनको काटा जाता है, इनका कोई उपयोग नहीं है। प्राचीन काल में था, तो प्राचीन काल में जिस समय इनका उपयोग था तो वो उसी समय क्यों नहीं रह गया? अर्थात तो उसी समय ये नाखून समाप्त क्यों नहीं हो गए? क्योंकि अब तो हमें इस चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और फिर लेखक इस विषय पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं कि प्राचीन काल में हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें थी जो प्रायः लुप्त हो चुकी है। किस लिए? उपयोग में नहीं आने के कारण। जैसे अपन बात करते हैं कि पेड़ों के हथियार बनते थे या फिर उनके हड्डियों के हथियार बनते थे, तो वर्तमान में तो नहीं है। वर्तमान में लोहा आ चुका है, तो उनको हमने लुप्त कर दिया। तो जब वो लुप्त हो चुके तो ये तीसरे दिन हलाल होने के लिए क्यों बढ़ाते हैं? उम्मीद करती हूं कि आपको ये निबंध बहुत ही रुचिकर लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये ललित निबंध है द्विवेदी जी का। आगे और भी बहुत रुचिकर बातें आएगी, पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।